उधर पाकिस्तान अब तक के सबसे खराब दौर से गुजर रहा है, जहां लोग ट्रकों से आटे की बोरियां लूट कर ले जा रहे हैं, क्योंकि महंगाई की वजह से वहां के लोगों की जेब खाली हो चुकी है। अनाज और सब्जी तो छोड़िए, लोग बच्चों के लिए दूध तक नहीं खरीद पा रहे हैं। उनके पास न खाना बचा है, न ही बाजार से खाना खरीदने के लिए पैसे। ऐसे में वहां के लोग खाने के लिए लूटपाट और मारामारी करते हुए दिखाई दिए। पाकिस्तान अब तक के सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। पिछले कई हफ्तों से देश में आटे की कीमत आसमान छू रही है। कराची और देश के अन्य हिस्सों में आटे की कीमतों के भी सभी रिकॉर्ड टूट गए। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार गेहूं के आटे का 20 किलो का बैग 3100 रुपए मिल रहा है, यानी भारतीय रुपए के हिसाब से करीब 910 रुपए तक दाम पहुंच गया है। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी पाकिस्तान की आवाम को हो रही है। मुल्तान में आटे का एक बैग 200 रुपए, पेशावर में 100 रुपए, हैदराबाद में 80 रुपए, खुशदार में 20 किलो के आटे का बैग 2850 रुपए बिक रहा है। हैदराबाद में 2800 रुपए का ये बैग है, पेशावर में 2750 रुपए, गुजरावाला में 2533 रुपए। बन्नू में आटे की एक बोरी की कीमत 2550 रुपए। एक साल में आटे की कीमत 2 गुना बढ़ी। पाकिस्तान में एक नान 30 रुपए की, पाकिस्तान में एक रोटी 25 रुपए की पड़ रही है। पाकिस्तान में आर्थिक हालात बदतर होते जा रहे हैं। लोग रोटी के लिए जान की बाजी लगाने को मजबूर है। लोगों की थाली से सिर्फ रोटी गायब नहीं है, बल्कि रोजमर्रा के जरूरी सामानों के लिए भी लोग तरस रहे हैं। सबसे बुरे दौर से गुजर रहे पाकिस्तान में इनके लिए लोग मरने मारने को तैयार हैं और पाकिस्तान की सरकार इन हालातों से बाहर निकलने में नाकाम साबित हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता से ईडी ने दिल्ली में तीसरी बार पूछताछ की, लेकिन ईडी दफ्तर के अंदर जाने से पहले उन्होंने सबूत के तौर पर 2 बैग दिखाए जिनमें कई मोबाइल फोन रखे थे। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में के कविता से लगातार दूसरे दिन पूछताछ की गई। ईडी ने उनसे कल भी 10 घंटे तक सवाल किए थे। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बुलेट प्रूफ सुरक्षा में लाहौर हाई कोर्ट लाया गया। इससे पहले तोशाखाना यानी सरकारी खजाने से जुड़े एक मामले में इमरान खान 18 मार्च को इस्लामाबाद की जिला अदालत में पेश हुए थे, जिसके बाद एक वीडियो जारी कर इमरान खान ने यह आरोप लगाया कि कोर्ट में पेशी के दौरान उनकी हत्या की साजिश रची गई थी। इमरान खान का दावा है कि उन्हें जान से मारने के लिए इस्लामाबाद की जिला अदालत में 20 लोग हमले की ताक में थे। इसी वजह से उन्हें बुलेट प्रूफ सुरक्षा में लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया गया। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें इमरान खान सुरक्षा कर्मियों से घिरे दिखे, जबकि गोली रोकने के लिए सुरक्षा में तैनात कई जवान हाथों में बुलेट प्रूफ शील्ड लिए नजर आए। इस दौरान वहां लोगों की भारी भीड़ भी नजर आई। वहीं लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान को आतंकवाद से जुड़े 2 मामलों में जमानत दे दी। उधर आईएमएफ एक बार फिर पाकिस्तान को झटका देकर निकल गया और कंगाल पाकिस्तान का कर्ज के लिए कटोरा खाली का खाली रह गया और आईएमएफ ने श्रीलंका को $3 अरब के राहत पैकेज को मंजूरी दे दी। और आईएमएफ ने श्रीलंका को $3 अरब के राहत पैकेज को मंजूरी दे दी है। इससे श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए डिजाइन किए गए 4 साल के कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है, जिसके बाद श्रीलंका ने राहत पैकेज की सराहना करते हुए इसे एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया। राहत पैकेज मिलने के बाद राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने बयान जारी कर कहा कि मैं आईएमएफ और अपने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के प्रति उनके समर्थन के लिए आभार जताता हूं, क्योंकि हम अर्थव्यवस्था को लंबे समय के लिए पटरी पर लाना चाहते हैं। ये राहत पैकेज श्रीलंका को ऐसे वक्त पर मिला जब वो बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा है। देश आर्थिक और मानवीय संकट का सामना कर रहा है। दिल्ली में बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता को 1 साल तक विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया, जिसकी वजह से वो अगले बजट सत्र तक सदन की किसी भी कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचाने के आरोप में दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल ने बीजेपी विधायक को 1 साल तक सस्पेंड कर दिया। इस पूरे मामले पर राष्ट्रपति जी से मिलेंगे। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने बजट का ब्यौरा लीक किए जाने का आरोप लगाते हुए विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था। उधर 24 फरवरी को हुए प्रयागराज शूटआउट में अतीक अहमद पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। मंगलवार को पुलिस ने अतीक अहमद के ऑफिस पर छापा मारा। छापेमारी के बाद जो सामने आया उसे देखकर हर किसी के होश उड़ गए। पुलिस को अतीक के ऑफिस से 72 लाख रुपए से ज्यादा का कैश बरामद हुआ। साथ ही 5 पिस्तौल, 5 तमंचे, 1 मैगजीन के साथ 6 मोबाइल फोन भी मिले। पुलिस ने मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 5 पिस्टल, 5 तमंचा और 1 मैगजीन कोल्ट 45 ऑटो 10 की कैपेसिटी वाली ये मैगजीन है, ये इनके पास से बरामद हुई है। पुलिस ने जिन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनके पास से 2.25 लाख रुपए से ज्यादा कैश बरामद हुआ। अब पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से अतीक के फरार बेटों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी सेना ने क्राइमिया में ड्रोन से हमला कर पुतिन की कलिब्र मिसाइलों के जखीरे को तबाह कर दिया। काला सागर के किनारे बसे यूक्रेन के इस हिस्से पर 2014 में पुतिन ने कब्जा कर लिया था।
और तभी से वो इसका इस्तेमाल हथियार डिब्बों की तरह कर रहे हैं। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि क्राइमिया को रूस से छीनने के लिए जेलेंस्की ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में जेलेंस्की की सेना ने उत्तरी क्राइमिया के शहर ज़ेंकोई को निशाना बनाया और वहां के रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन को ड्रोन से मिसाइल दागकर उड़ा दिया, जिससे पूरा इलाका थर्रा गया। यूक्रेन का दावा है कि उस ट्रेन में बड़ी संख्या में रूस की घातक कलिब्र मिसाइलें थी, जो ड्रोन हमले में तबाह हो गई। इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें ड्रोन से मिसाइल गिरने के बाद वहां आंखें चौंधिया देने वाली रोशनी के साथ जोरदार धमाका होता दिखा। इसके बाद वहां आग का एक बड़ा गोला भी उठता नजर आया। और जेलेंस्की ने दावा किया कि इस हमले से रूस को बड़ा नुकसान हुआ। हालांकि रूस की तरफ से इस हमले की कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि अगर ड्रोन अटैक की बात सच हुई तो फिर पुतिन इसका बदला जरूर लेंगे। क्योंकि पुतिन को सब कुछ मंजूर है, लेकिन अगर उनकी शान यानी क्राइमिया पर कोई हमला करे तो ये उन्हें बर्दाश्त नहीं। इसीलिए पुतिन कई बार यूक्रेन समेत पश्चिमी देशों को भी ये धमकी दे चुके हैं कि अगर क्राइमिया पर कोई आंच आई तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकेंगे। कुछ रोज पहले ही रूस के एक विपक्षी नेता ग्रिगोरी येवलांस्की ने यह दावा भी किया था कि पुतिन सिर्फ डराने के लिए परमाणु हमले की धमकी नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो ऐसा कर भी सकते हैं। उनका यह भी दावा है कि अगर क्राइमिया को रूस से छीनने की कोशिश की गई तो पुतिन एटम बम का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेंगे। मतलब पुतिन की परमाणु धमकी को हल्के में लेना पश्चिमी देशों के लिए बड़ी गलती साबित हो सकती है, जबकि पश्चिमी मीडिया का कहना है कि जेलेंस्की अमेरिका की शह पर क्राइमिया को पुतिन से छीनने का मन बना चुके हैं और इसी वजह से वो लगातार क्राइमिया को निशाना बना रहे हैं। कुछ रोज पहले भी वहां के सेवेस्तोपोल नेवल बेस और एक एयर बेस पर हमले की खबरें सामने आई थी। तब ये दावा किया गया था कि दोनों जगहों पर यूक्रेन की सेना ने ड्रोन से मिसाइलें दागी थी। इसी के बाद से ये आशंका जताई जा रही थी कि क्राइमिया पर जेलेंस्की बड़ा अटैक कर सकते हैं। और अब यूक्रेन का दावा है कि उसकी फौज ने ड्रोन से मिसाइल दागकर पुतिन की कलिब्र मिसाइलों के जखीरे को ही तबाह कर दिया। हालांकि ड्रोन अटैक से निपटने के लिए रूस ने वहां मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार रखे थे, जिन्होंने एक हमलावर ड्रोन को मार भी गिराया, लेकिन बाकी बचे ड्रोन ने क्राइमिया पर हमला बोलकर रूस को दहला दिया। प्रयागराज के उमेशपाल हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और अतीक अहमद के दफ्तर पर छापा मारा। और जब दफ्तर पर छापा मारा गया तो पुलिस के हाथ भारी मात्रा में कैश और इस कैश की कीमत लगभग 70 लाख रुपए है और अवैध हथियार मिले हैं। पुलिस लगातार एक्शन ले रही है और इस बीच पुलिस गिरफ्तार 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश भी करेगी। पुलिस कोर्ट से और रिमांड की मांग कर सकती है ताकि इस मामले में और पूछताछ की जा सके और ये पता लगाया जा सके कि अतीक अहमद के गुर्गे और कहां छुपे हुए हैं। पुलिस कस्टडी मिलने के बाद पुलिस और जगहों पर दबिश दे सकती है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल ये उन सामानों की तस्वीर है जो अतीक अहमद के दफ्तर से बरामद हुई है। 70 लाख का कैश लगभग पुलिस के हाथ लगा और न केवल कैश बल्कि अवैध हथियार भी पुलिस के हाथ लगे हैं। मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर कैमरा पर्सन से कहूंगा कि तमाम यहाँ पर हथियार रखे हैं, वेपन्स रखे हैं, जिनमें पिस्टल भी है, इसके साथ साथ कुछ यहाँ पर तमंचे भी हैं और इसके साथ साथ काफी मात्रा में यहाँ पर कैश भी बरामद हुआ है। और इस कैश की यहाँ पर नोटों की गिनती हो रही है, नोट की मशीन लगाई गई है और यहाँ पर जो थाना इंचार्ज है, पूरा मुफ्ती थाना इंचार्ज, वो और इसको कैश को गिनने के बाद फिर बैग में रखा जा रहा है। और इस ऑपरेशन को खुद जो है पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा और ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आकाश कुलरी ने यहाँ पर किया है। और इसके बाद जो अतीक अहमद का चकिया स्थित जो यहाँ पर कार्यालय था, जिसको कि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के दौरान इसका कुछ हिस्सा जो अवैध रूप से बना था उसको तोड़ दिया गया था, उसके अंदर यहाँ पर ये सब रखा हुआ था और यहीं से इसको बरामद किया गया है। और इसमें वेपन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बड़ी संख्या में वेपन्स हैं, करीब 10 वेपन यहाँ पर हैं, जिनमें पिस्टल्स भी हैं और इसके साथ साथ इसमें और तमंचे हैं, इसमें देसी तमंचा भी है, पिस्टल भी है और बड़ी संख्या में कारतूस भी है। दिखाएंगे कि कारतूस भी यहाँ पर बरामद हुआ। और सबसे बड़ी बात, 2 नोट गिनने की मशीन मंगाई गई है। 2 आरोपी सामने हैं जिनको पकड़ा गया था और जिनके निशानदेही पर ये दोनों, जिनके मुंह बंधे हुए हैं, नकाब जिनके चेहरे पर डाला गया है, ये वो आरोपी हैं जिनकी निशानदेही पर यहाँ पर ये बरामदगी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधानमंत्री की पढ़ाई पर सवाल उठाते ही एक पुराना वीडियो वायरल हुआ, जिसने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। न्यूज 18 इंडिया के चौपाल में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसी वीडियो का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए थे और उनकी पढ़ाई पर उंगली उठाई। न्यूज 18 इंडिया के चौपाल में पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम के एक पुराने वीडियो का जिक्र करते हुए उन पर निजी हमला किया। हालांकि बातचीत के दौरान बार बार उन्हें टोका गया, लेकिन वो नहीं रुके। अरविंद केजरीवाल ने जब प्रधानमंत्री की पढ़ाई पर सवाल उठाया, उस वक्त भी उनके दावे को गलत बताया गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं रुके। उल्टा उन्होंने प्रधानमंत्री के उस पुराने वीडियो को दिखाने की मांग कर डाली। आज अगर देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होता, मैंने उनके वीडियो देखे हैं, एक वीडियो वो बड़े गर्व के साथ कहते हैं
मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ये आप पर्सनल अटैक नहीं कर रहे? आप सुन तो लीजिए, आपको इतनी तकलीफ क्यों होती है? नहीं, आप अगर मेरे को बोलने तो दीजिए। आप प्रधानमंत्री का नाम लेते ही आप कूदने लग जाते हैं। शांति रखिए, सुनने वो भी नहीं सुनना चाहते, आप भी नहीं सुनना चाहते। आपको हाँ चलिए। एक इंटरव्यू था राजीव शुक्ला जी का, आपने देखा है वो? जी बिल्कुल देखा। उसमें वो कहते हैं कि मैं हाई स्कूल से आगे नहीं गया। एक और भाषण चल रहा है सोशल, जिसमें वो कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है। अगर किसी देश का प्रधानमंत्री ये विचार रखता है कि पढ़ाई लिखाई विकास के लिए जरूरी नहीं है, वो देश कैसे तरक्की कर सकता है? ऐसा विचार उन्होंने रखा नहीं। सुन लीजिए। नहीं, ऐसा विचार नहीं। देखिए, अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं तो ऐसा मेरे को बात पूरी तो करने दीजिए। आप जो बोल रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है, वीडियो चला दीजिए। ऐसा विचार तो उन्होंने कभी नहीं रखा। वीडियो चला दीजिए, जरूरी नहीं है। वीडियो चला दीजिए। जिसके बाद प्रधानमंत्री के उस पुराने इंटरव्यू का पूरा वीडियो वायरल हो गया, जिसने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। क्योंकि वीडियो में प्रधानमंत्री ने अपनी पढ़ाई के बारे में खुलकर बात की और बताया कि 12वीं के बाद उन्होंने किसकी प्रेरणा पर पहले ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, जिसके बाद उनकी रुचि इंटरनेट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बढ़ती गई। मतलब जिस वीडियो को आधार बनाकर अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पर निजी हमला किया, उसी ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया। स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया। उस तब से लेकर के आज तक मैं भटक रहा हूँ नई चीजें पाने के लिए। सिर्फ स्कूल तक पढ़े, मतलब प्राइमरी स्कूल तक, हाई स्कूल तक। बाद में हमारे संघ के एक अधिकारी थे, उनके बड़े आग्रह पर मैं एक्सटर्नल एग्जाम देना शुरू किया। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने बीए कर लिया एक्सटर्नल एग्जाम दे करके। फिर भी उनका आग्रह रहा तो मैंने एमए कर लिया एक्सटर्नल एग्जाम से। मैंने कभी कॉलेज का दरवाजा देखा नहीं, तो लेकिन मैं कुछ प्रेरणा कहूँ अपने अधिकारियों की, जिसके कारण कुछ न कुछ अपना विकास करने में लगे रहे। जब ये शास्त्र मेरे सामने आया तो मैं उसका पोटेंशियल समझ गया। कंप्यूटर, इंटरनेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और फिर तो उसमें मन इतना लग गया कि कभी रात को देर तक मैं इंटरनेट पे खोया रहता हूँ। बहुत सी सारी दुनिया की चीजों पर बुक शॉप में चला जाता हूँ। मतलब अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर प्रधानमंत्री की पढ़ाई का मुद्दा उठाया और न्यूज 18 इंडिया के चौपाल के मंच का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के खिलाफ किया। जिसके बाद बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर जोरदार अंदाज में पलटवार किया। पार्टी के नेताओं ने बिना देर किए उन्हें जवाब दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री के खिलाफ झूठ फैला रहे हैं और उन्होंने नेशनल टीवी पर झूठ बोला। बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह ने अपने ट्वीट में खुलकर केजरीवाल पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी अरविंद केजरीवाल पर जमकर बरसे। जिनका राजनीति में आना ही झूठ बोलकर हुआ, जो बच्चों की कसम झूठी खाते हैं, हर पड़ाव पर झूठ बोलते हैं, जो अपने भ्रष्ट मंत्रियों को भारत रत्न देने की मांग करते हो, ऐसे पढ़े लिखा बेवकूफ दुनिया में क्या कम है? एक बार नहीं बार बार अगर इस तरह की वो बात करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी पर झूठे आरोप लगा। और शायद उन्होंने इंटरव्यू पूरा देखा नहीं। उन्हें बताया कि कैसे वरिष्ठ अधिकारियों ने उनको प्रेरित किया था कि आकर बीए, एमए करना, कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त करना। तो वहीं पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल बार बार प्रधानमंत्री को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। दुख लगता है, मुझे आश्चर्य होता है कि देश के एक राज्य के मुख्यमंत्री अपने ही देश के प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार के भाषा का प्रयोग बारंबार करते आ रहे हैं। ये वही मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री को कावर्ड और साइकोपाथ कहा था। ये वही मुख्यमंत्री है जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री से सर्जिकल स्ट्राइक के लिए सबूत मांगे थे और पाकिस्तान को कहीं न कहीं बचाने का काम किया था। आज इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कि अनपढ़ है प्रधानमंत्री। कुछ दिनों पहले इसी प्रकार का एक बाइट, इसी प्रकार का एक स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल जी ने प्रधानमंत्री जी की पढ़ाई लिखाई को लेकर दिया था। सोशल मीडिया में कितनी ट्रोलिंग अरविंद केजरीवाल जी की हुई है और कैसे चिथड़े उड़ाए गए हैं उनके इस अतथ्य बात का, इस तथ्यहीन विषय का, वो हम सब ने देखा है। न्यूज 18 इंडिया के चौपाल कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल के प्रधानमंत्री पर निशाना साधते ही बीजेपी ने उन पर जोरदार पलटवार किया, क्योंकि प्रधानमंत्री के इंटरव्यू का पूरा वीडियो इस बात का सबूत है कि प्रधानमंत्री पर केजरीवाल ने जो आरोप लगाया वो सही नहीं था और अरविंद केजरीवाल ने सच्चाई जानने के बावजूद पीएम पर निजी हमला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12:30 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। पीएम के इस कार्यक्रम के दौरान भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट का अनावरण भी पीएम मोदी करेंगे और 6G रिसर्च और विकास केंद्र का शुभारंभ भी उनके द्वारा होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉल बिफोर यू डिग ऐप भी लॉन्च कर